जो वस्तु 1952 में हम 7 रुपए की बेच रहे थे, वो वस्तु अब बिक रही है 25 पैसे की। सोचो, 1 किलो कच्चा लोहा बेचने में कितना बड़ा नुकसान हम उठा रहे हैं। 6 रुपए 75 पैसे पर किलो, 1 किलो पे नुकसान। और 2 करोड़ मीट्रिक टन कच्चा लोहा हम हर साल बेचते हैं। 14-15 हजार करोड़ रुपए का नुकसान सीधे पूरे देश को होता है। और एक उदाहरण से समझाता हूं। 1952 में अगर हम अमेरिका से स्टील खरीदें या लोहा खरीदें, 1 रुपया डॉलर के हिसाब से होता था। अब वही स्टील और लोहा खरीदना पड़ता है तो 50 रुपया डॉलर के हिसाब से होता है। तो आप कल्पना करो कि जो स्टील हम 52 में खरीदते थे और जो स्टील 2009 में खरीदते हैं, वो कीमत 50 गुनी बढ़ चुकी है। आपको हैरानी होगी, 1952 में हम स्टील खरीदते थे दुनिया के देशों से तो 80 पैसे किलो के भाव में हम लेते थे। आज वही स्टील हमको 40 रुपए किलो में खरीदना पड़ता है। स्टील वही है, रुपया 40 जाता है उसका। क्वालिटी वही है, रुपया 40 जाता है उसका। आयात करें तो घाटा, निर्यात करें तो जबरदस्त घाटा, और दोनों घाटों को मिलाएं तो घाटे का घाटा। फिर इसकी पूर्ति करने के लिए हम विश्व बैंक से कर्जा लाएं और विश्व बैंक वाले फिर कहें कि रुपए की कीमत कम करो ताकि घाटा और बढ़े। फिर रुपए की कीमत कम करके कर्ज लाएं, फिर घाटा बढ़ाएं। इसी चक्कर में पूरा देश 63 साल से पिस रहा है, इसी चक्कर में। और बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों से जब हम ये बहस करते हैं कि इस दुष्चक्र से भारत को निकालने का रास्ता बताओ, तो वो एक ही बात कहते हैं कि राजीव भाई, एक ही रास्ता है कि भारत इतनी ताकत हासिल करे कि ये विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की संधि को एक झटके में खत्म करे और दुनिया के 85 देशों के साथ मिलकर इस संधि को खत्म कराए, तो इस दुष्चक्र से बाहर निकलने का रास्ता है। अन्यथा तो ये देश पिसता ही रहेगा, पिसता ही रहेगा, पिसता ही रहेगा। और ये जो कहानी मैंने भारत की सुनाई ना, रुपए के अवमूल्यन की, ये इससे भी बड़ी दर्दनाक कहानी है अफ्रीकी देशों के रुपए के अवमूल्यन की। अफ्रीकी देशों में रोडेशिया है, सोमालिया है, इथियोपिया है, छोटे छोटे देश हैं, नाइजीरिया वगैरह हैं। इन सब देशों के ऊपर तो मुद्रा कोष और विश्व बैंक का इतना कठोर डंडा चलता है कि उनकी करेंसी 15,000 $1 के बराबर होती है। उनकी मुद्रा की कीमत नहीं है, और वो कीमत गिराई किसने है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक, इन दोनों संस्थाओं ने मिलकर। क्योंकि ये देश भी जाकर कर्ज लाते हैं और कर्ज के लिए एक ही शर्त है, वो लगाते हैं कि कीमत कम करो अपनी करेंसी की। तो उस चक्कर में ये देश और भी बर्बाद हो रहा है। माने कोई मुद्रा की कीमत ही नहीं है और वो कीमत को बिल्कुल जमीन पे धराशायी कर देने का काम विश्व बैंक और मुद्रा कोष करते हैं। मैं और एक उदाहरण देता हूं। हमारा पड़ोसी देश है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया पर यह मुद्रा कोष और विश्व बैंक का ऐसा तगड़ा डंडा चला कि वो इंडोनेशिया की करेंसी जो है ना, रुपया है, रुपया। हमारे यहां जैसे रुपया है ना, इंडोनेशिया में रुपया है। तो $1 में एक जमाने में 17 रुपया हुआ करता था। विश्व बैंक और मुद्रा कोष ने उसको 17,000 रुपया करा दिया $1 में। गरीबों का सोच। और इंडोनेशिया मटिया मेट हो गया, इसी चक्कर में फंस गया। ऐसे ही लैटिन अमेरिका में एक देश है अर्जेंटीना, एक है ब्राजील, एक है चिली, एक है कोस्टारिका, एक है कोलंबिया। ऐसे दुनिया में 100 देश हैं जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के चक्कर में फंसकर कर्ज लेने के लिए गए और उनकी शर्तों को मानते हुए अपनी करेंसियों को उन्होंने कम किया और अवमूल्यन में पूरी तरह से डूब गए, कर्जे में फंसे और गहरे कर्जे में फंस गए। ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक का षड्यंत्र सारी दुनिया में चलता है। और इस पे कब्जा किसका है? अमेरिका का कब्जा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो अध्यक्ष बनता है वो अमेरिका की मर्जी से, विश्व बैंक का जो अध्यक्ष बनता है उसका तो नियम है कि वो अमेरिकी नागरिक ही होना चाहिए तभी अध्यक्ष बन सकता है। अंशदान हम सब दे रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा। 186 देश अपने अपने हिस्से का पैसा उसमें जमा कर रहे हैं, लेकिन अध्यक्ष इन 186 देशों में से किसी का नहीं बन सकता, वो सिर्फ अमेरिका का ही बनता है। और अमेरिका में ही पैदा हुआ नागरिक विश्व बैंक का अध्यक्ष हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का अध्यक्ष भी अमेरिका की पसंद से ही बनाया जाता है, तो अमेरिका का पूरा कब्जा उस पर रहता है। और आपको सुनकर हैरानी होगी, पिछले 10 साल से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक में अमेरिका अपना अंशदान जमा नहीं कर रहा है, फिर भी दादागिरी उसी की चल रही है।
और ये दादागिरी कैसे चल रही है? इन दोनों संस्थाओं में फैसला होने के लिए वोट का नियम है। तो अमेरिका के पास सबसे ज्यादा वोट हैं इन दोनों संस्थाओं में, और वो वोट हैं करीब 20%। तो अमेरिका की दादागिरी सबसे ज्यादा चलती है इन दोनों संस्थाओं। अंशदान सबके बराबर हैं और वोट अमेरिका के ज्यादा हैं, इसलिए अध्यक्ष अमेरिका का बनता है, उपाध्यक्ष अमेरिका का बनता है, सब कुछ अमेरिका के समर्थन से ही होता है। और अमेरिका जैसा कहता है ये दोनों संस्थाएं वैसे ही काम करती हैं। एक और उदाहरण दूं, इन दोनों संस्थाओं में कर्ज मांगने जाओ तो एक दूसरी शर्त ये लगाते हैं। इनकी दूसरी शर्त क्या होती है? जैसे भारत देश कभी विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कर्ज मांगने जाएगा तो वो कहेंगे कि भारत के जितने प्राकृतिक संसाधन हैं वो विदेशी कंपनियों को बेचो। ये दूसरी शर्त है उनकी। अब प्राकृतिक संसाधन क्या है? हमारे यहाँ लोहे की खदानें हैं, हमारे यहाँ कोयले की खदानें हैं, हमारे यहाँ सोना निकलता है जमीन के नीचे से, हीरे की खदानें हैं, पन्ने की खदानें हैं, बॉक्साइट की खदानें हैं, एल्यूमिनियम की, हमारे यहाँ तो बेशकीमती खदानें ही खदानें हैं। भगवान ने भारत देश को जमीन के ऊपर जितनी संपत्ति दी है उससे कई गुना ज्यादा संपत्ति जमीन के नीचे दे रखी है भगवान ने इस देश को। तो जब भी हम विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कर्ज मांगने जाते हैं तो वो दूसरी शर्त लगाते हैं कि भारत की ये जो खदानें हैं, कोयले की, लोहे की, हीरे की, ये सब विदेशी कंपनियों को दे दो। तो भारत की सरकार धड़ाधड़ विदेशी कंपनियों के साथ समझौते करके इन खदानों को कौड़ी के भाव में बेचती रहती है। आपको मालूम है, इसी विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के दबाव में इस समय भारत के लोहे की ज्यादातर खदानें विदेशी कंपनियों के हाथ में चली गई हैं। उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में और गोवा में और झारखंड में सारी खदानें विदेशी कंपनियों के हाथ में। इसी तरह से सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनी है हीरे के व्यापार में डी बियर्स, उसके हाथ में हमारी हीरे की खदानें चली गई। और अब तो प्राकृतिक संसाधनों में आपको मालूम है खदानें तो होती हैं, पहाड़ भी होते हैं, जंगल भी होते हैं, नदियां भी होती हैं, सरोवर होते हैं, तालाब होते हैं। तो अब तो हमारी सरकारों ने विश्व बैंक और मुद्रा कोष के दबाव में आकर भारत की नदियों को विदेशी कंपनियों को बेचना शुरू कर दिया है। नदियां बिक रही हैं हमारी। आपको मैं बताना चाहता हूं जिसके प्रमाण हमारे पास मौजूद हैं। छत्तीसगढ़ की एक बहुत सुंदर, बहुत अच्छी नदी है शिवनाथ नदी, वो विदेशी कंपनी ने खरीद ली है पूरी की पूरी। हम अभी तक ये मानते थे इस देश में कि पानी भगवान की दी हुई संपत्ति है, सरकार की संपत्ति नहीं है, लेकिन विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने ये पानी को सरकार की संपत्ति बना दिया और सरकार ने उसको बेचकर विदेशी कंपनियों के हवाले करना शुरू कर दिया। जंगल बिक रहे हैं विदेशी कंपनियों के नाम हमारे देश में, पहाड़ बिक रहे हैं विदेशी कंपनियों के नाम। उड़ीसा में सबसे ज्यादा जड़ी बूटी देने वाला जो पहाड़ है उसका नाम है गंधमार्दन पर्वत। गंधमार्दन पर्वत पर हजारों किस्म की आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां हैं। सारे दुनिया के विशेषज्ञ ये बात मानते हैं। उस पूरे गंधमार्दन पर्वत को विदेशी कंपनियों को बेचने की तैयारी चल रही है, क्योंकि विश्व बैंक और मुद्रा कोष का शर्त है कर्जे की। तो हमारे सारे संसाधन विदेशियों के हाथ में चले जाएं, ये शर्त होती है मुद्रा कोष और विश्व बैंक की। और एक तीसरी शर्त उनकी होती है कि भारत में ये जो पब्लिक सेक्टर के कारखाने होते हैं ना, जैसे BHEL है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड है, इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, IEL है, BHEL है, IEL है, ऐसे भारत में 244 बड़े पब्लिक सेक्टर के कारखाने हैं। मुद्रा कोष और विश्व बैंक की शर्त यह है कि इन कारखानों को भी एक एक करके विदेशी कंपनियों को बेचते जाओ, और हमारी सरकार पिछले 15 सालों से इन कारखानों को भी बेचने की तैयारी कर रही है। कई कारखाने विदेशी कंपनियों के हाथ में जा चुके हैं। फिर हमारे यहाँ जीवन बीमा व्यवसाय है, लाइफ इंश्योरेंस है, जर्नल इंश्योरेंस है, इसको भी विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का दबाव है विदेशी कंपनियों के हाथ में दे दो। तो भारत ने जीवन बीमा के क्षेत्र में और सामान्य बीमा के क्षेत्र में 26% पूंजी निवेश का अधिकार विदेशी कंपनियों को दे दिया। अब नया कानून बनाकर उसको 49% करने जा रहे हैं। थोड़े दिन में 74% करेंगे और एक दिन 100% कर देंगे। तो विश्व बैंक और मुद्रा कोष की शर्तें ऐसी खतरनाक होती हैं। एक तीसरी शर्त बताता हूं। विश्व बैंक और मुद्रा कोष की एक तीसरी शर्त यह होती है
कि हमारे भारत की सरकार जो बजट बनाती है और उस बजट में गरीबों के लिए जो पैसा खर्च किया जाता है, जिसको सब्सिडी के नाम से हम जानते हैं, इसको कम करते जाओ और हर साल के गरीबों के ऊपर खर्च होने वाले बजट को कम करते जाओ। तो सन 1991 से भारत की सरकार ने गरीबों के लिए बजट में धन कम करना शुरू कर दिया। तो शिक्षा के लिए धन कम हो गया, स्वास्थ्य के लिए धन कम हो गया, चिकित्सा के लिए धन कम हो गया, किसानों के लिए धन कम हो गया, खेती के लिए धन कम हो गया, सिंचाई के लिए धन कम हो गया। माने भारत के आम आदमी की जरूरतें पूरी करने वाली जो योजनाएं हैं विकास की, उन सबके लिए सरकार के पास अब धन की कमी है, क्योंकि विश्व बैंक और मुद्रा कोष की वो शर्त है। और विश्व बैंक और मुद्रा कोष क्या कहते हैं? वो कहते हैं हर चीज का प्राइवेटाइजेशन करो, शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन कर दो, चिकित्सा का प्राइवेटाइजेशन कर दो, न्याय का प्राइवेटाइजेशन कर दो, सड़कों का प्राइवेटाइजेशन कर दो, संसाधनों का प्राइवेटाइजेशन कर दो। और धीरे धीरे सरकार वही कर रही है। आपको मालूम है सड़कों का प्राइवेटाइजेशन कैसे हो रहा है? सड़कें विदेशी कंपनियों को या निजी ठेकेदारों को दी जा रही है बनाने के लिए कर्ज की जरूरत है, सरकार उसकी कमी पूरी कर रही है, कर्जा सरकार दिलवा रही है, कर्जा वो ठेकेदारों के नाम से, वो देशी हो या विदेशी हो, विड्रॉ किया जा रहा है। सड़क बना रहे हैं, सड़क बनाकर उस पर टोल टैक्स वसूल रहे हैं, 10-10 साल के लिए, 20-20 साल के लिए, 30-30 साल के लिए, 40-40 साल के लिए 1 किलोमीटर का 1.5 रुपया, 2 रुपया, 2.5 रुपए के हिसाब से टोल टैक्स वसूल रहे हैं। और सरकार उन सड़कों पर चलने के लिए रोड टैक्स अलग से वसूल रही है। और कुछ सड़कें तो पूरी विदेशी कंपनियों की मिल्कियत की हो गई हैं इस देश में, वो जितना मनमाना चाहें उतना टैक्स वसूल सकते हैं। आप कभी जाओ, मुंबई से पुणे के बीच में एक सड़क बनी है जिसको एक्सप्रेस हाईवे कहते हैं, उस पर 150 रुपए टोल टैक्स है, 150 रुपए, जबकि सड़क की लंबाई 100 किलोमीटर से कम है। जाओ तो 150 रुपए दो, आओ तो 150 रुपए दो। माने सड़कों की मिल्कियत विदेशी कंपनियों के हाथ में चली गई, भवनें विदेशी कंपनियों के हाथ में, जंगल विदेशी कंपनियों के हाथ में, सरोवर, तालाब, नदियां विदेशी कंपनियों के हाथ में, सारे संसाधन विदेशियों के हाथ में चले जाए। ये विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की शर्तें होती हैं। ऐसी खतरनाक शर्तों के आधार पर वो कर्ज देते हैं और हमारे जैसे गरीब देश उनसे कर्ज लेकर दुष्चक्र में फंसते हैं और फिर जिंदगी भर के लिए अपनी आजादी को गंवा बैठते हैं। ऐसी एक और खतरनाक संधि के बारे में बात करना चाहता हूं। हमारे देश की सरकारें कुछ अंतर्राष्ट्रीय संधियां कर रही हैं दूसरे देशों के साथ, जिनको कहा जा रहा है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मुक्त व्यापार समझौता या मुक्त व्यापार के समझौते। तो भारत और भारत के पड़ोसी देशों के साथ ये मुक्त व्यापार के समझौते हो रहे हैं। भारत से थोड़ा दूरी पर रहने वाले जो देश हैं उनके साथ मुक्त व्यापार के समझौते हो रहे हैं। इन मुक्त व्यापार के समझौतों की एक ही शर्त होती है कि दूसरे देशों से आने वाला जो सामान है वो भारत में सस्ता किया जाए और बाहर से आने वाले सामान पर कस्टम ड्यूटी घटाई जाए। तो जिन विदेशी सामानों पर हमारे यहाँ 300, 350, 400% की कस्टम ड्यूटी लगती है, मुक्त व्यापार के समझौते के बाद वो कस्टम ड्यूटी 0% हो जाती है, 0% हो जाती है। परिणाम क्या होता है? जब आपने मुक्त व्यापार का समझौता किया, जैसे चीन के साथ हमने मुक्त व्यापार का समझौता किया, एक उदाहरण से बताता हूं, तो उसमें चीन से आने वाले जो खिलौने हैं उस पर हमने कस्टम ड्यूटी घटा दी। चीन के खिलौने बहुत सस्ते हो गए, भारत में आकर धड़ल्ले से बिकने लगे। परिणाम हुआ कि भारत के खिलौने बनाने वाले हजारों लाखों उद्योग बंद हो गए और सारे बाजार में अब चीन के खिलौने ही बिक रहे हैं। ऐसे ही चीन के यहां से हमने एक समझौता कर लिया, उसमें चीन के यहां से मूर्तियां आती हैं भगवान की बनी हुई, लक्ष्मी और गणेश जी जो दिवाली पर हम पूजते हैं वो चीन के बने हुए हैं, कम्युनिस्टों के, नास्तिकों। और उस चीन में न कोई लक्ष्मी को मानता है न कोई गणेश को मानता है, क्योंकि वो नास्तिक देश है। तो वहां से लक्ष्मी, गणेश जी, हनुमान जी आते हैं और पूरी दिवाली पर सबसे ज्यादा वही बिकते हैं। फिर इसी तरह हमारे यहाँ दिवाली पर छोटे बल्बों की हम जो झालर और लड़ी लगाते हैं वो चीन के बल्बों की है। तो मुक्त व्यापार का हमने चीन से समझौता किया। 4000 ऐसी वस्तुएं हैं जो चीन से आती हैं बहुत सस्ती कीमत पर, जिन पर कस्टम ड्यूटी बिल्कुल थोड़ी सी 0%, 1%, 2% की रखते हैं और वो सस्ती सस्ती चीजें आके बाजार में भर जाती हैं। अंतिम दुष्परिणाम
परिणाम निकलता है कि भारत की जो कंपनियां उन चीजों को बनाती हैं, उनकी महंगी हो जाती हैं चीजें, वो बेच नहीं पाते हैं और हजारों लाखों छोटे उद्योग इस देश में बंद होते चले जाते हैं। हमारी सरकार ने श्रीलंका के साथ एक मुक्त व्यापार का समझौता किया, ताइवान के साथ किया, थाईलैंड के साथ किया, वियतनाम के साथ किया, ऐसे 10 देशों के साथ अभी सरकार ने समझौते किए। इसमें कॉफी आ रही है, वहां से तेल आ रहा है नारियल का, कॉफी आ रही है, चाय आ रही है और कई तरह की खेती की चीजें आ रही हैं, कपास आ रही है वहां से, मशीनरी के आइटम आ रहे हैं, बहुत सारी चीजें आ रही हैं इन 10 देशों से। परिणाम क्या है कि 4-5 हजार चीजें आ रही हैं, उनमें से कस्टम ड्यूटी लगभग 0 के बराबर है, 0% है या 1-2% के आसपास है। बहुत सस्ती सस्ती चीजें आके ये बाजार में भर रही हैं और भारत में कॉफी पैदा करने वाले रो रहे हैं, नारियल पैदा करने वाले रो रहे हैं, चाय पैदा करने वाले रो रहे हैं, टेक्सटाइल की इंडस्ट्री चलाने वाले रो रहे हैं, कपास पैदा करने वाले रो रहे हैं, सब लोग रो रहे हैं क्योंकि विदेशों से ये सब सस्ती चीजें आ रही। और ये क्यों आ रही हैं? क्योंकि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रहे हैं, मुक्त व्यापार के समझौते हो रहे हैं और ये मुक्त व्यापार के समझौते फांसी का फंदा बन जाते हैं गलों में उन छोटे छोटे उद्योग चलाने वालों के लिए। एक और ऐसी हमने कुछ संधियां की हैं अंतर्राष्ट्रीय देशों से, बहुत खतरनाक संधि है वो तो, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस ट्रीटी करके एक संधि है। 60 देशों के साथ हमने ये संधि कर रखी है, उसमें से मॉरिशस एक है और हमारे पड़ोसी कई देश हैं। 60 देशों से हमारी ये संधि है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस ट्रीटी। इसमें क्या होता है कि मॉरिशस जैसे 60 देशों की कोई भी कंपनी भारत में आकर व्यापार करेगी, अगर वो मॉरिशस में इनकम टैक्स या कॉर्पोरेट टैक्स पे कर रही है तो भारत में उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये है संधि। तो परिणाम क्या होता है, बहुत सारी विदेशी कंपनियां मॉरिशस में जाके पहला ऑफिस बना लेती हैं, फिर वहां से भारत में घुसकर पूंजी निवेश करती हैं और उस पूंजी निवेश पर जितना मुनाफा वो कमाते हैं, 1 पैसा टैक्स दिए बिना सब लूट कर यहां से ले जाते हैं। और हर साल हमारे देश में 15 से 20 हजार करोड़ रुपए का नुकसान इस चक्कर में हो जाता है। अब मॉरिशस बिल्कुल छोटा सा देश है, लेकिन पूंजी निवेश की तालिका में आप देखेंगे तो भारत में सबसे ज्यादा पूंजी निवेश करने वाला देश मॉरिशस बना हुआ है। उसके पास अपने लिए कुछ खाने पीने को नहीं है, स्वावलंबी देश नहीं है, स्वदेशी नहीं है, पूरा अपने पैरों पे खड़ा हुआ नहीं है। वो भारत में सबसे ज्यादा पूंजी निवेश कहां से कर रहा है? बहुत सारे देशों की कंपनियां वहां आकर पूंजी निवेश करके भारत में घुस रही हैं क्योंकि टैक्स की उनको चोरी करने का रास्ता खुला हुआ है। और ऐसी संधि 60 देशों के साथ हमने कर रखी है जिसमें हर साल हजारों करोड़ का नुकसान उठाना पड़ता है। खाली मॉरिशस देश वाला अध्ययन मैंने किया था, 15,000 करोड़ का नुकसान हर साल हमको होता है। मॉरिशस देश के साथ ये संधि हमने कर रखी। 60 और भी देश हैं। इसी तरह से मैं कहना चाहूंगा, एक हमने मल्टीलैटरल ट्रीटी की हुई है दुनिया के कई देशों के साथ मिलकर, जिसका नाम है WTO एग्रीमेंट, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एग्रीमेंट। पहले इसको हम गेट एग्रीमेंट कहते थे, आजकल इसको WTO एग्रीमेंट कहते हैं। इस एग्रीमेंट में तो इतनी खतरनाक शर्तें हैं, मैं इसकी एक लाइन पढ़ के सुनाता हूं। WTO एग्रीमेंट की पूरी कॉपी मेरे पास है। ये करीब 576 पेज का एग्रीमेंट है। इस एग्रीमेंट को भारत सरकार ने 1995 में साइन किया, 2005 से ये भारत में लागू हो गया। इस एग्रीमेंट की एक लाइन पढ़ के सुनाना चाहता हूं। नो सिंगल एलिमेंट ऑफ दिस ड्राफ्ट फाइनल एक्ट कैन बी कंसिडर्ड एज एग्रीड टिल द टोटल पैकेज इज एग्रीड। माने ये 576 पन्ने का जो पूरा एग्रीमेंट है, ये पूरा का पूरा आपको मानना ही पड़ेगा। इसकी एक लाइन, एक वाक्य भी आप अलग नहीं कर सकते, ये इसका मतलब है। अब इसमें 576 पेजों में अलग अलग समझौते हैं, जैसे एग्रीमेंट फॉर टेक्सटाइल है, एग्रीमेंट फॉर एग्रीकल्चर है, एग्रीमेंट फॉर सर्विसेज है, एग्रीमेंट ऑन पेटेंट्स है जिसको ट्रिप्स कहते हैं। ऐसे इसमें 28 समझौते हैं। उन सभी समझौतों की शर्तें इतनी खराब हैं कि देश का पूरा आर्थिक नाश हो जाए, ऐसा खतरनाक ये एग्रीमेंट साइन हुआ है। मैं 1-2 उदाहरण से आपको समझाता हूं। 576 पेज का सारा एग्रीमेंट तो पढ़ के नहीं बता पाऊंगा, लेकिन इसके 1-2 आर्टिकल जरूर पढ़ के बताना चाहता हूं जो बहुत खतरनाक है। हमारे भारत देश में अभी तक की ये व्यवस्था रही है कि दवा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में कोई भी नया जो आविष्कार होता है तो आविष्कार पर पेटेंट होता है, लेकिन आविष्कार का जो तरीका होता है वो पेटेंट नहीं होता।
तरीके को हम कहते हैं प्रोसेस, और जो बन के तैयार होता है उसको कहते हैं प्रोडक्ट। तो भारत में प्रोसेस का पेटेंट तो नहीं होता, प्रोडक्ट का पेटेंट होता है, लेकिन वो आविष्कारी हो तो, माने नया हो तो। अब ये जो नया एग्रीमेंट है WTO का, वो ये कहता है कि आविष्कार हो या ना हो, नया हो या ना हो, प्रोसेस हो या प्रोडक्ट हो, सबको पेटेंट देना ही पड़ेगा, और कम से कम 20 साल के लिए देना पड़ेगा। अब इसमें होता क्या है कि विदेशों से कोई नई दवा आई, वो नई दवा को हमने दूसरे तरीके से बना लिया और सस्ती कीमत पर हम भारत में बेच सकते हैं। अब इस एग्रीमेंट के बाद कोई भी विदेशी दवा आती है, उसकी कितनी भी सस्ती कीमत पर हम दूसरी दवा बना के नहीं बेच सकते। 20 साल तक वही कंपनी उस दवा को बेचेगी और लाखों करोड़ों रुपए लूटेगी। ऐसा एग्रीमेंट है। इसी तरह बीज के क्षेत्र में हमारे यहां यह होता था कि किसान जो बीज बनाते हैं उस पर किसी कंपनी का अधिकार नहीं हो सकता, लेकिन अब इस समझौते में बहुत साफ लिखा हुआ है कि बीज किसान का हो या कंपनी का, पेटेंट के मालिक का ही अधिकार होगा। ऐसी इसमें एक दो नहीं, हजारों शर्तें हैं WTO एग्रीमेंट में, और ये भी हमने साइन कर लिया है। इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय संधियों के मकड़जाल में हमारा ये देश फंस गया है। अब हमें इसको बाहर निकालना है तो कोई बहुत बड़ा अभियान, कोई बहुत बड़ी ताकत के साथ अभियान चलाना पड़ेगा और इन संधियों के मकड़जाल को काटना पड़ेगा, और भारत जैसे दुनिया के देशों को खड़ा करके इस पूरी दुनिया को इन संधियों के मकड़जाल से मुक्त कराना पड़ेगा। कुछ एक दो और महत्वपूर्ण संधियों के बारे में आपसे बात करना चाहता हूं। उसके पहले एक पुरानी छोटी सी अधूरी बात को पूरा कर दूं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो संधि हमने की है, WTO की संधि हमने की है, जिसमें मैंने पेटेंट की बात आपसे कही, उस संधि में कुछ और भी खतरनाक एक दो बातें हैं जो मैं आपके ध्यान में और पूरे देश के ध्यान में लाना चाहता हूं। कि अभी तक हमारे देश में ऐसा होता रहा कि कोई विदेशी कंपनी जब व्यापार करने के लिए आती है तो हम उसको विदेशी कंपनी मान के उसके साथ व्यवहार करते हैं, और कोई भी देश में ऐसे ही व्यवहार होता है। जब आप अपने देश के नागरिक होते हुए अपने देश में व्यापार करते हैं तो एक तरह का व्यवहार आपके साथ होता है। जब आप बाहर के नागरिक की हैसियत से आकर हमारे देश में या किसी देश में व्यापार करेंगे तो विदेशी नागरिक की हैसियत से आपके साथ व्यवहार होता है। लेकिन इस WTO एग्रीमेंट में एक एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट फॉर ट्रिम्स उसका नाम है, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर। उसका मैं एक धारा आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं, इतनी खतरनाक है कि अभी तक मैंने कहा ना, कोई विदेशी आएगा तो व्यापार करेगा, हम उसको विदेशी मानेंगे, और हमारे देश का नागरिक भारत में व्यापार करेगा तो उसको देशी मानेंगे, स्वदेशी मानेंगे। अब इस एग्रीमेंट में WTO में ये लिखा हुआ है कि किसी भी विदेशी कंपनी को या विदेशी नागरिक को भारत में व्यापार करते समय आपको वो सब सुविधाएं देनी पड़ेंगी जो किसी स्वदेशी कंपनी को और स्वदेशी नागरिक को आप देते हैं, और आप उसको विदेशी नहीं मान सकते। उसकी संपत्ति की सुरक्षा ऐसे ही करनी पड़ेगी जैसे किसी भारतीय और स्वदेशी नागरिक की संपत्ति की रक्षा करनी पड़ती है। हमारी बोली का भी था। इतने खतरनाक इसमें एग्रीमेंट में, इस संधि में, समझौते में वाक्य लिखे हुए। माने विदेशी कंपनी कोई आए, भारत में उसने पूंजी लगाई, अब वो पूरी कंपनी भारत की सरकार की नजरों में विदेशी नहीं है, वो स्वदेशी कंपनी की तरह ही है, और उसकी सुविधा, उसका सुख, सब कुछ आपको वैसे ही संरक्षित और सुरक्षित रखना पड़ेगा जैसे किसी स्वदेशी और देशी कंपनी का आप रखते हैं। अब मैं इसको एक उदाहरण से समझाता हूं कि मान लीजिए कोई विदेशी कंपनी भारत में आई, जैसे यूनियन कार्बाइड नाम की एक कंपनी अमेरिका से भारत में आई। उसने 3 दिसंबर 1984 की रात को भोपाल में एक बहुत बड़ा हत्याकांड किया। मिथाइल आइसोसाइनेट नाम की गैस उसमें से रिसी, और वो गैस के कारण 17,000 लोग एक रात में तड़प तड़प के मर गए। 1.5 लाख से ज्यादा लोग हमेशा के लिए विकलांग हो गए। दुनिया की सबसे बड़ी औद्योगिक दुर्घटना वो मानी जाती है। इसको एक अमेरिका की कंपनी ने किया, और उस कंपनी के खिलाफ भारत देश में एक अभियान चला। उस अभियान के तहत कंपनी की संपत्ति जब्त हुई। सरकार ने और अदालत ने मिलकर कार्रवाई की, वो संपत्ति लोगों में बांटी गई। ये अलग बात है कि भ्रष्टाचार के कारण वो सबको बराबर नहीं मिल पाई, और संपत्ति जितनी कंपनी की अस्थायी थी उस पर ताला डाला गया। कंपनी कुछ बेचकर यहां से भाग ना जाए, इसके लिए व्यवस्था की गई। ये हुआ। लेकिन ये WTO एग्रीमेंट लागू होने के बाद अगर ये दुर्घटना हो जाए
तो बहुत अफसोस के साथ मैं आपसे कहता हूं, उस कंपनी के खिलाफ कार्यवाही करने में सरकार को पसीने आ जाएंगे, क्योंकि उस कंपनी की संपत्ति की रक्षा ऐसे ही करनी पड़ेगी जैसे किसी देशी और कंपनी की रक्षा की जाती है, और उसको वो सारी सुख सुविधाएं और नियम बना के देने पड़ेंगे जो किसी देशी आदमी के लिए किए जाते हैं। तो बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां आकर बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हमारे यहां करेंगी और हम उनके खिलाफ कोई बहुत बड़ी कड़क कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। ये इस WTO एग्रीमेंट की शर्तों में लिखा हुआ है। और एक शर्त के बारे में मैं बताना चाहता हूं, हमारे खेती और किसानों से जुड़े हुए एक एग्रीमेंट के बारे में इसमें लिखा हुआ है कि भारत के किसानों को केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा जो आर्थिक सहायता दी जाती है, प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से, इस संधि के लागू होने के बाद वो सारी सहायता बंद करनी पड़ेगी। और वो सहायता बंद होने का मतलब है कि किसानों के द्वारा पैदा की जाने वाली वस्तुओं का भाव अंतर्राष्ट्रीय बाजार भाव के हिसाब से देना पड़ेगा, ज्यादा भाव आप नहीं दे सकते। और किसानों के लिए रासायनिक खाद और कीटनाशकों पर सरकार की जो घटोत्तरी की व्यवस्था है, माने कम कीमत पर उसको बिकवाने की व्यवस्था है, वो धीरे धीरे पूरी खत्म करनी पड़ेगी। तो किसानों को यूरिया DAP अब सस्ता नहीं मिल सकता, किसानों को डीजल सस्ता नहीं मिल सकता, किसानों को पानी सस्ता नहीं मिल सकता, और उनके द्वारा पैदा की जाने वाली कपास, गेहूं, चावल, चने का भाव ज्यादा नहीं दिया जा सकता, भले सरकार के पास पैसा हो या ना हो। अंतर्राष्ट्रीय बाजार भाव के हिसाब से ही वो देना पड़ेगा और वो आप ज्यादा नहीं दे पाएंगे। अब हम हमारे 77 करोड़ किसानों की मदद नहीं कर पाएंगे सरकार की हैसियत के रूप में। ये इस संधि के एक समझौते का हिस्सा है। और इसमें एक सबसे खतरनाक वाक्य मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं, ताकि आप ये पूरे देश के लोगों को पढ़कर सुनाएं। इस संधि को लागू करने के लिए जो पहला अध्याय लिखा गया है, उस पहले अध्याय में लिखा गया है वो ये कि आप जब इस संधि को लागू करेंगे, माने भारत जैसा देश जब इस संधि को लागू करेगा, तो इस संधि के हिसाब से आपके कायदे कानून बदलने पड़ेंगे, ना कि कायदे कानून के हिसाब से ये संधि बदली जाएगी। ये कितनी खतरनाक बात है, आप इसका अंदाजा लगाइए। हमने ये संधि कर ली WTO की, अब हमारे देश का कोई कानून इस संधि के खिलाफ है तो हमको वो कानून बदलना पड़ेगा, ये संधि नहीं बदली जाएगी। इसमें लिखा हुआ है, नो सिंगल एलिमेंट ऑफ दिस ड्राफ्ट फाइनल एक्ट कैन बी कंसीडर्ड एज एग्रीड टिल द टोटल पैकेज इज एग्रीड। जब तक ये पूरा का पूरा ड्राफ्ट आप स्वीकार नहीं कर लेते और इसके हिसाब से आपके कायदे कानून नहीं बदल देते, तब तक ये संधि लागू नहीं मानी जाएगी। माने इस संधि को लागू करने के लिए भारत की सरकार को कोई भी कानून बदलना है, कोई भी नियम बदलना है, तो वो बदल देना बहुत जरूरी है। इस संधि को बदला नहीं जा सकता। अब मैं आपको उदाहरण से समझाता हूं इसका कितना खतरनाक गंभीर परिणाम होगा, उसका अंदाजा लगाइए। इस संधि में एक जगह लिखा हुआ है कि भारत में जो सेवा का क्षेत्र है, सर्विसेज का सेक्टर है, वो विदेशी कंपनियों के लिए खोलना पड़ेगा। और सेवा के क्षेत्र में क्या क्या आता है? उत्पादन को छोड़कर जितनी भी गतिविधि दुनिया में चलती है वो सब सेवा क्षेत्र में आती है। मैं आपको नाम लेके बताता हूं। ये वकालत का पेशा सेवा क्षेत्र में आता है, ये चिकित्सा का पेशा सेवा क्षेत्र में आता है, ये होटल मैनेजमेंट का पेशा सेवा क्षेत्र में आता है, ये सड़क पर झाड़ू लगाने का काम सेवा क्षेत्र में आता है, कैटरिंग का काम सेवा क्षेत्र में आता है। माने हजारों तरह के काम सेवा क्षेत्र में आते हैं। तो इस संधि में लिखा हुआ है कि सेवा के क्षेत्र को विदेशियों के लिए खोलना पड़ेगा। माने अब विदेशी वकील आकर भारत में वकालत कर सकेंगे, विदेशी डॉक्टर आकर भारत में चिकित्सा कर सकेंगे, विदेशी होटल मैनेजमेंट की कंपनियां भारत में आकर व्यापार कर सकेंगी, झाड़ू लगाने वाली विदेशी कंपनियां भारत में आकर व्यापार कर सकेंगी, रेस्टोरेंट होटल खोलने वाली विदेशी कंपनियां भारत में आ सकेंगी, स्कूल कॉलेज और विश्वविद्यालय खोलने वाली विदेशी कंपनियां भारत में आ सकेंगी। माने सेवा के हर क्षेत्र में विदेशी आ सकेंगे। अब हम उनको रोक नहीं सकेंगे। अब होने वाला क्या है? मान लीजिए इस संधि के लागू होने के बाद सेवा के क्षेत्र में, शिक्षा में कल्पना करिए, विदेशी स्कूल आ गए, विदेशी कॉलेज आ गए, विदेशी यूनिवर्सिटी आ गई, और यहाँ हरिद्वार में आकर विदेशी यूनिवर्सिटी ने अपनी एक शाखा खोल ली। मान लीजिए कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक शाखा यहाँ खोल ली हरिद्वार में। परिणाम क्या होगा?
ज्यादातर विद्यार्थी वहीं जाके भर्ती हो जाएंगे और हमारे विश्वविद्यालयों में विद्यार्थी नजर नहीं आएंगे दाखिले के लिए। और विदेशी विश्वविद्यालय जो खुलेंगे वो कैंपस नहीं बनाएंगे, वो अपना एक ऑफिस खोलेंगे 10 बाई 10 का और यहां से कहेंगे डिग्री बांटेंगे हम आपको, परीक्षा आप अपने घर में बैठ के दे दो, डिग्री यहां आके ले लो। और ऑक्सफोर्ड की